कर्नाटक के चुनाव में धुआंधार प्रचार ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी गर्म हो गया है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाकर सुनवाई 9 मई तक टाल दी है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को गैर संवैधानिक बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापिस लाओगे तो किसका कम करोगे? वोक्कलिगा का कम करोगे, लिंगायतों का कम करोगे, दलितों का कम करोगे या एसटी का कम करोगे या ओबीसी का कम करोगे? इधर कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो कर्नाटक की सत्ता में दोबारा आई तो मुस्लिमों का कोटा बहाल करेगी। कांग्रेस ने मुस्लिम कोटा खत्म करके बीजेपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। So as per the affidavit of the government, court has taken a decision. It is fully failure. Just for the election they try to give some chocolates and it has completely failed. बीजेपी कर्नाटक की जनता से अपील कर रही है कि ये चुनाव कर्नाटक को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कर्नाटक में विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। कर्नाटक को एक संपूर्ण विकसित राज्य बनाने बैठने का चुनाव है। ये चुनाव एक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। पॉलिटिकल स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और विकास, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों को बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कर्नाटक की जनता को बेरहमी से लूटा। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया। वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। कर्नाटक के त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस फिलहाल साइलेंट प्लेयर के तौर पर दिख रही है। चुनाव नतीजों के बाद स्थिति बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की जंग अब करप्शन बनाम रिजर्वेशन हो गई है? क्या बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से नुकसान होगा? चुनाव में कांग्रेस का लिंगायत कार्ड काम करेगा? और अगर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ, इसका फायदा किसे मिलेगा? तो कई सारे सवाल हैं कर्नाटक चुनाव में, कई सारे मुद्दे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो आरक्षण की चीज को लेकर आई है और कह रही है कि भाई अगर आप आरक्षण देना चाहते हो तो फिर ये ध्रुवीकरण की राजनीति है और अगर इनको दोगे तो किसको हटाओगे। उन्होंने आरक्षण हटा लिया, मामला कोर्ट में। खैर 9 तारीख तक सुनवाई टली है और 10 को तो चुनाव है। दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार की भी लड़ाई बना दी है कांग्रेस ने, जहां पर आरोप है कि 40%, अभी हम सुन रहे थे प्रियंका गांधी को 40% वाली सरकार उन्होंने कहा। तो मुद्दे हैं कई सारे और बाकी दोनों पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी हैं। अमित शाह साहब थे, लगातार जा रहे हैं दौरे पे, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, राहुल पहुंच रहे हैं, प्रियंका पहुंच रही है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी के साथ ये जरूर है कि कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़ के ठीक चुनाव के पहले गए हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन क्या उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस समय चुनावी समर जो है वो जोरों पर है और दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा जोर यहां पर लगा रखा है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता टी संकीर्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर, राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप चूंकि सरकार बीजेपी की है, जाहिर बात है कि जो सरकार होती है वहां पे आरोप बहुत सारे लगते हैं। संकीर्ता साहब, आपके ऊपर जो कांग्रेस का हल्ला है वो सबसे बड़ा है, लेकर भ्रष्टाचार को लेकर वो 40% वाली बात हो चाहे और बातें हों, लेकिन इस एक मुद्दे पर आपको घेरने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। आपके पास क्या जवाब है? देखिए, पहला बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो है प्राउड डेवलपमेंट के बारे में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चीज, जब हमने
40 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जल जीवन में मिशन में किया है, वो तो एविडेंट है। जब हमने डबल इंजन सरकार के नाते मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे किया हो तो वो एविडेंट है, वो दिखता है। जब हम बेंगलुरु के बारे में बात किया तो मेट्रो 2018 तक वो 17 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर के अंदर था, अभी 56 किलोमीटर है, वो आपको देख जा सकते हैं। ऐसा है, हम प्रो डेवलपमेंट का मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जा रहा है। जब मैं कांग्रेस के पास जो करप्शन के बारे में भाषण देता है, बात करते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को कोई सबूत है तो कौन उसको रोक रहे हैं जाके कंप्लेंट फाइल करने के लिए, लोकायुक्त में कंप्लेंट फाइल करने के लिए, मैं हाई कोर्ट में, नहीं तो एक प्राइवेट कंप्लेंट देने के लिए। दूसरा चीज है, जब कांग्रेस ऐसा आरोप लगाते हैं, उसके पास कोई सबूत तो होना, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होकर जाके उसको जांच करने के लिए, नहीं तो उसके पास कोई प्रकरण देने के लिए तो कांग्रेस कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है। उससे पहले 2013 से लेकर 2018 तक जो वो सत्ता में थे, संपूर्ण बहुमत का सरकार सिद्धरामैया का नेतृत्व में सरकार थे उसका, उन्होंने एसीबी एक एक्ट लेकर सदन में एसीबी को बनाया। किसके लिए बनाया? उसका सिद्धरामैया और उसका मंत्री दल को बचाने के लिए, उसका शील्ड करने के लिए एसीबी बनाया। लेकिन हमने कोर्ट ऑर्डर लेकर एसीबी को हटाकर लोकायुक्त का बल देने का काम में हमने शुरू किया। कोई भी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी हो, हमारा एक विधायक के ऊपर भी रेड हुआ था। ऐसा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर क्या खिलाफ क्या चार्जेस लगाना है, क्या प्रकरण दाखिल करना है, वो करेगा भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है अलका लांबा जी, इस पे आपको कुछ कहना है? ये तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने ही मुद्दे हैं, इतनी बातें, तो जाके आप रिपोर्ट कीजिए, वो क्यों नहीं करते? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस समय जब बात कर रही हूँ तो दिल्ली नहीं, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी में बैठी हुई हूँ, और सब तस्वीर यहाँ साफ है। भाजपा सीधे भाजपा को टक्कर कांग्रेस दे रही है, और भाजपा के 40% कमीशन खोर सरकार, इनके मंत्री अभी 900 सिल्वर लैंप कहें, 1.5 करोड़ रुपया कैश कहें, 8 करोड़ कैश, 40 लाख की रिश्वत लेते हुए इनके विधायक पकड़े गए। जिस लोकायुक्त की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हैं, देश पूछ रहा है, केंद्र में भाजपा की सरकार, कर्नाटक में भाजपा की सरकार, कांग्रेस को भ्रष्ट बताने के अलावा आपने कार्रवाई क्या की? कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सबूत ही नहीं थे, झूठे आरोप थे, और आप खाली हाथ सत्ता से अब बाहर हो रहे हैं। बात आ रही है रिजर्वेशन की, इनसे पूछिए पिछले 90 दिन में पैमान बोमई कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 3 बार रिजर्वेशन के ऊपर जो है वो बदलाव किए, और उस बदलाव के बाद क्या किया? 4% मुस्लिम जो आरक्षण था उसे छीनने का काम किया। क्या लिंगायत खुश हुए? बिल्कुल खुश नहीं हुए। लिंगायत नेताओं ने अपना अपमान और अपने आप को धोखा में समझा कि वहां का तो ले रहे हो, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। लिंगायत हो, वो का लिंगा हो, SC ST OBC अल्पसंख्यक इनसे बेहद नाराज है। यही कारण है कि इनके बड़े से बड़े नेता इनकी पार्टी का साथ छोड़ गए, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के साथ होते हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रिजर्वेशन की बात आ रही है, इनसे पूछिए कि कोर्ट में 2 बार एफिडेविट देने में बोमई सरकार क्यों चूक गई? क्यों सुप्रीम कोर्ट में आपने जो आरक्षण देने की बात कही उस पर एफिडेविट नहीं दे पाए? क्यों आपने अपने ही कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुद ही स्टे मांग लिया? क्यों आपने 14 मार्च 2023 इसी साल में पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने आप ही के SC ST के जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात को रिजेक्ट कर दिया? पार्लियामेंट में 14 मार्च 2023 की प्रोसीडिंग्स है कि SC ST को जो रिजर्वेशन बढ़ाना था उसको रद्द आपने कर दिया। अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं है, ये भ्रष्टाचार में घिर चुकी है पूरी सरकार। ये डबल ट्रबल इंजन सरकार हो चुकी है, डबल ट्रबल इंजन सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिट्रियल जनता पार्टी हो चुकी है। और हर समाज, 5 समाज है यहाँ पर, मैं फिर गिना रही हूँ, लिंगायत समाज, बोकालिंगा समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, सब इनसे पूरी तरह छटक रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापसी करके ईमानदार स्थिर सरकार बनाकर ये जो लड़ाने का काम ठीक है जातियों को, धर्मों को कर रहे हैं, कांग्रेस काफी सारे सवाल आ गए। संकीर्त जी ठीक है, अलका जी ठीक है, संकीर्ता साहब काफी सारी चीजें आ गई अलका जी की तरफ से आप पे, आप एक एक करके बताएंगे, इनके बारे में सफाई देंगे। देखिए, पहला चीज है जो आरक्षण के बात कहता है, 40 साल से जो आरक्षण का काम कहते, सभी इसको पैंडोरा बॉक्स कहता था, उसको कौन उसके ऊपर हाथ लगाएगा उसका सत्ता चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, हमने जो बताया वो किया है।
हमने SC ST को रिजर्वेशन बढ़ाने का काम हमारा मैनिफेस्टो में भी आया था, हम सत्ता में आने के बाद भी बोल रहे थे, वैसे ही किया है। जब तक वो केंद्र सचिवालय का प्रस्ताव आता है उसके बारे में शायद जानकारी होगा, मैं बोल देता हूं। प्रस्ताव बढ़ाने का जो 50% के ऊपर जो रिजर्वेशन बढ़ाने का काम होता है वो होता है राज्य सरकार का, वो राज्य सरकार भेजता है। आप तमिलनाडु में देखिए, वो एविडेंट है, ऑलमोस्ट 60 या 69%, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी, 69% तक उसका रिजर्वेशन है। तेलंगाना में है, सीमांध्रा में है, कई राज्यों में राज्यों में उसका 50% के ऊपर रिजर्वेशन बन चुकी है। ये केंद्र सरकार प्रस्ताव। और जब तक मुसलमानों का बात होता है, ध्यान से सुनिए, बीच में नहीं बात किया मैंने, मैडम जी, अलका जी एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए, जब तक मुसलमानों का सवाल आता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान था, संविधान विरोधी थे वो 4%, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए उसको ओबीसी में आरक्षण देना वो हमारा संविधान का विरुद्ध है, वो उसको हमने उसको हटाकर उसको हमने नहीं छीन लिया। 10% उसका 4% से लेकर जो 10% का बड़ा ब्रैकेट आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, हमने उसको दे दिया है, उसको बड़ा रिजर्वेशन दे दिया। और ये सुनिए, कैटेगरी 1A में जो पिंजर, नदाफ, जो छोटे छोटे मुसलमान का जो कम्युनिटी है, हम उसको रिजर्वेशन ऐसे ही रखा है। तो इसमें कोई, ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनाव के बारे में कांग्रेस लोग को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुद्दा उठा रहा है। और उसके पास मैं वही बोल रहा हूं, बार बार वही बोल रहा हूं, कौन रोक रहा है कांग्रेस को? कोई सबूत है तो एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन तो बनो, आप रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन तो बनो। पहले आप जाओ, कोई जांच करो, कोई प्रकरण दाखिल करो। क्यों? कौन? हाँ, अलका जी क्विकली, क्योंकि अब मैंने आप लोगों से शुरुआती प्रतिक्रिया ली, अब मुझे अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मंत्री दल और आपका प्रदेश अध्यक्ष के बारे में देखो। ठीक है अलका जी, क्विकली 20 सेकंड। देखिए, SC कम्युनिटी को 15% है, 17 का मांग है, ST का 3 से बढ़ाकर 7 का मांग है, और कोर्ट ने इस सब पर स्टे लगा दिया है। और खुद बोमई की बेईमान सरकार कोर्ट में जाकर अपनी ही कैबिनेट फैसले पर स्टे मांगती है और यहाँ पर वोट मांग रही है। लिंगायत कम्युनिटी, वोकालिंगा को समझ आ गया, SC ST को ये सिर्फ चुनावों में वोट लेने के लिए जातियों और धर्मों को आपस में लड़ाने का काम, जो भाजपा का तरीका रहा है चुनाव में वोट लेना और जीतने का, वो बेनकाब हो चुके हैं। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, कोर्ट ने स्टे कर दिया है 9 तारीख तक, और भाजपा की सरकार ने खुद इस स्टे, अपने ही फैसले के खिलाफ स्टे मांग लिया है, बेनकाब हो गए। क्यों आपने चुनाव के आचार संहिता के कुछ समय पहले ही एक कैबिनेट में फैसला लेकर आए कि हम मुस्लिम का लेंगे और उन्हें देंगे? ना उनसे आप ले पाए, ना आप वोकालिंगा, SC ST को और लिंगायत। ठीक है जी, ठीक है। आप दोनों की बातें सुनिए आपने और जी। वोट मांग। अब मैं विजय ग्रोवर जी के पास जा रहा हूं फिलहाल के लिए। विजय साहब, अब ये मामला तो आ चुका है, ओपन में है, अब उसमें कांग्रेस अपनी बात कहेगी, बीजेपी अपनी बात कहेगी, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक राजनीतिक दल है उनके लिए ये ऐसा मुद्दा है कि वह इसको पूरी तरह से एनकैश करना चाहते हैं, और शायद ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी तलाश रही थी और उसको मिल गया है कि एक तरह से जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसको एक नए रूप से यहाँ पर पेश करने की कोशिश इसमें की जा रही है। और लगता है ऐसा है कि जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, एक मैसेज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को जा रहा है कि देखो, हम आपके साथ खड़े हैं, और हमने माइनॉरिटीज की जो रिजर्वेशन थी, क्योंकि न केवल कर्नाटक में, जिस तरह से तेलंगाना में भी गृह मंत्री ने भाषण दिया था 2 दिन पहले, साफ तौर से संकेत है कि ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। मेरी कुछ मुस्लिम नेताओं से कर्नाटक में जब बात हुई थी कुछ दिन पहले, जब ये पूरा हंगामा उठा था, तब भी मैंने ये कहा था कि वो कह रहे हैं कि आखिर नौकरियां हैं कहाँ, कितनी नौकरियां राज्य सरकार ने दी हैं जिसके लिए कि इतनी लड़ाई हो रही है। और अगर तो वैकेंसीज आती है तब तो किसी का कुछ फायदा भी होगा। फिलहाल क्योंकि जिस तरह से गवर्नेंस को कट किया जा रहा है, जिस तरह से पोस्ट एबॉलिश की जा रही है, न्यू रिक्रूटमेंट्स पर लगभग एक रोक सी है, तो इससे किसी का कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा, चाहे वो परसेंटेज नंबर इधर उधर हो। सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वह बहुत स्ट्रॉन्ग इस इलेक्शन के लिए है, और मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा हो चुका है। दूसरी बात, अगर इस पूरे मुद्दे की भी की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को जिस तरह से उसने बयान दिया है या स्टे मिला है, लोगों को लग रहा है कि शायद इसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा। अगर आप इसको लार्जर
में देखें, कर्नाटक के अलावा पूरे देश के फ्रेम में देखें, तो इस मुद्दे में दलित क्रिश्चियंस आते हैं। तमिलनाडु में दलित क्रिश्चियंस का मुद्दा केरल में भी बहुत स्ट्रांग है। क्या उसको लेकर के भी बीजेपी की यही रवैया होगा या यही स्टैंस होगा कि वह उधर तो चुप रहेगी, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो इस मुद्दे को उठाना चाहती है? तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जो अभी बहस चल रही है इस पर, ये नहीं लगता कि ये फैसला यहां तक सीमित रहेगा। ये मुद्दा जो है ये एक नेशनल उसमें होगा। और वही बात होती है लिंगायत समाज की। लिंगायत समाज की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, जहां वे अलग धर्म के नाम पर अपने आप को रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू समाज से नहीं, हम लिंगायत धर्म अलग है। तो ऐसे में क्या अगर धर्म के नाम पर आरक्षण खत्म करने की बात करें, मंत्री कहते हैं, तो क्या वे लिंगायत की भी जो आरक्षण है उसको हटा देंगे? तो ये राजनीतिक मुद्दा जरूर है, चर्चा है, गली नुक्कड़ में भाषण इस पर दिए जाएगा। अग्रवाल साहब, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या ध्रुवीकरण होगा? क्या इससे पार्टियों को फायदा मिलेगा? क्या इम्पैक्ट क्या आएगा? कर तो दिया। देखिए, जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और साफ तौर से ये पार्टीज के लिए एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो सवाल गृह मंत्री ने पूछा जिस तरह से कि आप किसका वापस लेकर मुसलमानों को देंगे, तो क्लीन पॉलिटिकल मैसेजिंग के अलावा और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि न कांग्रेस, क्योंकि पहले दिन हमने देखा जेडीएस के सीएम इब्राहिम ने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो मुसलमानों को वापस करेंगे, अगले दिन कांग्रेस ने भी ये बयान दिया था। लेकिन शायद ये जल्दबाजी में जो ट्रैप था कि कौन माइनॉरिटीज के साथ खड़ा है, कौन मुसलमानों के साथ खड़ा है पॉलिटिकल उसमें, और हम नहीं खड़े हैं, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग जरूर डिवाइड क्लियर दिख गया है। लेकिन सॉल्यूशन शायद अभी कहीं नहीं दिख रहा है कि नियर बाय फ्यूचर में इस पर कोई हल निकलेगा। क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा जिस तरह से तमिलनाडु असेंबली ने 4 दिन पहले वहां पर डिस्कशन हुआ था एससी क्रिश्चियंस को लेकर के, वहां पर भी ये इससे बड़ा मुद्दा बनने के कगार पर है। और मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ कॉग्निजेंस लेनी भी है तो पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो चुनाव होते हैं तो मुद्दे बनते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म राइज होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, सभी तरह की चीजें आती हैं। खालिद साहब भी हैं यहाँ पर सी वोटर के। खालिद जी, क्या है इस समय जनता का मूड, जनता का परसेप्शन? क्योंकि जनता चीजों को बहुत अलग ढंग से देखती है। देखिए, अगर कर्नाटका इलेक्शंस के बारे में हम बात करें तो मैं चूंकि आई एम सोफोलॉजिस्ट, तो मैं अपने डाटा के हिसाब से ही बात करूंगा कि हमारा ट्रैकर या सर्वे क्या कहता है। कर्नाटका की सिचुएशन या किसी भी स्टेट की सिचुएशन हम लोग लगातार ट्रैक करते हैं लोगों का मूड अलग अलग चीजों पे। तो कर्नाटका के सिलसिले में अगर हम कहें तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी पहले बनने लगी थी और वो वक्त के साथ साथ जो है इंटेंसिफाई होती चली गई। तो उसी का जो है रिफ्लेक्शन हमने जब अभी लास्ट हमारा जो ओपिनियन पोल था उसमें वो रिफ्लेक्ट हुआ था कि लोग 50% के आसपास लोग कह रहे थे कि वो जो मौजूदा हुकूमत है उससे वो नाराज हैं। और यही चीज थी कि जो वहां के जो बसवराज मुंबई की सीएम की रेटिंग भी काफी खराब थी। 47% के आसपास लोग कह रहे थे कि वो उनका काम जो है बहुत खराब रहा है, सिर्फ 27% लोग कह रहे थे कि ठीक रहा है। और यही चीज रिफ्लेक्ट होती है जब हम इनका जो है देखते हैं कि क्या वोट शेयर और क्या सीट शेयर आने की पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्शन रिजल्ट्स में। तो हमारा ट्रैकर या हमारा सर्वे साफ दिखा रहा था कि इस बार ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे कांग्रेस इस कंडीशन में है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट को डिसलॉज कर सकती है। और क्लियर मेजोरिटी, हमारा लास्ट जो राउंड ऑफ सर्वे था वो दिखा रहा था कि कांग्रेस यहां पे क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ सकती है। यहाँ पे मेन वजह यह है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसमें एक परसेप्शन देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। एक परसेप्शन ये बन गया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कि ये इसमें करप्शन बहुत ज्यादा रैम्पेंट है और किसी तरह की अपोजिशन जो है 40% कमीशन की सरकार वाला नैरेटिव जो है ये एस्टेब्लिश करने में एटलीस्ट कम से कम मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों के अर्बन एरियाज में तो ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब रही है। जिस तरह से जो है 40% कमीशन और जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का जो एलिगेशन था और स्ट्राइक हुई थी उसके बाद से ये एक परसेप्शन बनाने में अपोजिशन जो है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब रही कि 40% कमीशन सरकार है। और जो हम लोग सवाल पूछते हैं उसमें करप्शन और क्या कहते हैं बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन मुद्दे लोग कह रहे हैं कि उनके लिए होंगे जब वो नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट करने के लिए जाएंगे।
अभी जहां तक ये 4% रिजर्वेशन की बात हो रही थी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इलेक्शंस में, तो हमारा ट्रैकर उसमें भी ये दिखा रहा है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो मेन जो कोस्टल कर्नाटका, जहां पे स्टेट में ओवरऑल जो मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 13% के आसपास है, कोस्टल कर्नाटका में ज्यादा है, तो पोलराइजेशन का मुद्दा वहां पे काम कर सकता है और कर रहा है। लेकिन वहां पर भी जो कोस्टल कर्नाटका में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस लास्ट इलेक्शन में थी, वो भी इस बार वहां पर भी इस बार जो है उसके मुकाबले कम हो रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा बसवराज बोम्मई की सरकार को भुगतना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे मेन अपोजिशन में है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कर्नाटका में काफी स्ट्रांग है, उसकी स्टेट लेवल की लीडरशिप काफी स्ट्रांग है और लोकल लेवल पर भी जो है कांग्रेस स्ट्रांग है। तो ये लग रहा है कि कांग्रेस शायद यहाँ पे हुकूमत में आ सकती है। ठीक है, अलका जी कुछ कहना चाह रही, लेकिन उसके पहले मैं संकीर्ता जी के पास जाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग कारण गिनाए, उसमें भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और हाल फिलहाल में चलिए ये बात आ गई आरक्षण की लेकर, लेकिन इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि थोड़ा कर्नाटक का परिदृश्य भी ऐसा ही रहा है कि सरकारें अल्टरनेट आती हैं, और दूसरा ये है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की भी स्थिति है, जहां पर शायद 10 लोग के आसपास है जो छोड़ गए आपकी पार्टी, कांग्रेस में कुछ चले गए, उस सबको मिलाकर क्या आपको लगता है कि अभी भी आप उतने स्ट्रांग होल्ड पर हैं? देखिए, पहला चीज, हम चुनाव लड़ रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी के बारे में, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इधर जो पहला चीज हम कहना चाह रहा हूं। दूसरा चीज, जब कांग्रेस सत्ता में आने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही वो हार गए। वो तो शुरू से कह रहे थे हम 30 सीट रिजर्व करेंगे, जो बाहर से जो लोग विपक्ष से आते हैं उसको देने के लिए। इसका कहना क्या है, और यही छोड़ के वो एसडीपीआई का सपोर्ट मांग रहा था और उसके साथ अभी सीपीआईएम के सपोर्ट मांग रहे हैं, कोई और जगह में जेडीएस का साथ भी थोड़ा सपोर्ट मांग रहे हैं। ये तो वो कह सकते थे वो अकेला चुनाव जीत नहीं चाह रहे, दे आर ऑलरेडी लॉस्ट द एज इन द विनिंग इलेक्शंस। ये तो कांग्रेस, कर्नाटका कांग्रेस का प्रस्तुत परिस्थिति है। तो दूसरा चीज है उन लोगों के पास में वो लीडर्स का देखिए, जब तक 2018 में सिर्फ 4 महीनों में वो वीरशैव लिंगायत धर्म जो थे उसको विभाजन करने का काम उसका क्या है, उसमें सिद्धरामैया और उसका कांग्रेस पार्टी का जो लोग थे वो शामिल होकर लिंगायत और वीरशैव समाज को विभाजन किया। दूसरा जो चीज है, अभी भी आप देख लीजिए, सिद्धरामैया जब भाषण में कर रहे थे वो वही बोला सभी लिंगायत लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। सिद्धरामैया और उसका कांग्रेस दल के नेता सभी लोग हिंदुओं को इंसल्ट किया, सभी लिंगायतों को इंसल्ट किया, वकीलों को इंसल्ट किया, ओबीसीओं को भी इंसल्ट किया, दलितों को भी इंसल्ट किया। उसका ही पक्ष का एक विधायक देखिए, अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, वो कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट लीड से दलित एमएलए जीत कर आया, उसको टिकट निराकरण करके सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कांग्रेस पक्ष ने अभी तक कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं चुनाव सत्ता में आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं आएगा, बार बार कह रहे हैं हम आगे तो वो एक आरक्षण हटा देंगे। उसका स्टैंड उसके पास कोई क्लियर नहीं है। वो कहना क्या चाहते हैं, वो हम जो एससी और एसटी का जो 40 साल से पढ़े थे, वो पैंडोरा बॉक्स कहते थे, उसको हम एक लेगेसी इश्यू सॉल्व किया, वो हटाना चाहते हैं। ये कांग्रेस स्टैंड का स्टैंड है। ये सभी लेकर वो लोगों के पास गए तो जरूर हारने वाले हैं। कांग्रेस स्टैंड वही और है, वो अकेला जीत नहीं पा रहा है। ये है कांग्रेस का प्रस्तुत परिस्थिति। ठीक, मैं अलका जी के पास जाऊं उससे पहले एक सप्लीमेंट्री छोटा सा क्वेश्चन, 1-2 लाइन में जवाब दीजिएगा संकीर्ता, कि इतनी प्रो इनकम्बेंसी और जो आपको कॉन्फिडेंस है जो आप बता रहे हैं, तो फिर आपके बड़े नेता पार्टी छोड़ क्यों रहे? कोई सीएम, कोई डिप्टी सीएम इस लेवल के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, जो हमारा विचारधारा लेकर वो हमारा पक्ष में आएगा, हम उसको स्वागत करते हैं। जो कुछ लोगों को उसको सफोकेशन है, उसको नहीं रहना चाहते, उसको जाने भी हम देंगे, उसमें वो ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। जब तक लक्ष्मण सवदी और जगदीश शेट्टर का सवाल आता है, लक्ष्मण सवदी 2018 में एमएलए इलेक्शन हार गए थे, वो बहुत डिस्पाइट लॉट ऑफ ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, उसके बाद महाराष्ट्र का प्रभारी भी बनाया, और क्या दे सकते थे। और जगदीश शेट्टर को चीफ विप छोड़कर वो एमएलए के किनारे क्या क्या पोजीशन एक्सप्रेस कर सकते, वो सभी ले आए। वो विरोध दल के नेता बने, राज्याध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, रेवेन्यू का खाते के मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो उसका चॉइस है, वो इधर नहीं रहना चाहते थे, वो ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो पहले से ही वही बोल रहे थे, हम
30-40 सीट रिजर्व करेंगे, वो बात ठीक है, है। ठीक है। वो अकेला चुनाव नहीं लड़ने के लिए ठीक है जी, गौड़े पॉइंट से ठीक है। अलका जी, देखिए, हम कहाँ खड़े हैं ये साबित होता है कि चुनावों की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई थी और हमारी पहली 112 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो जाती है। और ये कह रहे हैं अब अपने नेताओं को, जगदीश शेट्टर जी या उप मुख्यमंत्री, लिंगायत समाज के इतने बड़े नेता छोड़कर पार्टी को गए, हमने टिकट दिया, हमने ये बनाया। आपने उनके समाज का सम्मान नहीं किया, आपने उनको अपमानित किया। इसीलिए रिजर्वेशन वाले में राहुल गांधी जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इस बात की मांग की कि जाति आधार जनगणना जो आप नहीं करवा रहे हैं वो करवाएं, ताकि जिसका जितना हक है उसे उतना हक मिल पाए। लेकिन भाजपा की सरकार सिर्फ जो है एक जाति और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को, लिंगायत, वोकालिंगा, एसटी से भिड़वाना चाहती है कि देखिए हमने मुस्लिम्स का, अल्पसंख्यकों का, ईसाइयों का हक मारकर आपको देना है। कांग्रेस बीच में आ रही है, उनका हक छीन नहीं पाए, जिनका हक है उन्हें दिला नहीं पाए, क्योंकि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी आप ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि किसका कितना बड़ा हक है ना। ये धोखा कर रहे हैं, कुछ नहीं। और एंटी इनकम्बेंसी लहर इतनी स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग ना होती तो ये मुद्दों पर, विकास पर 5 साल का डबल इंजन सरकार का विकास, प्रधानमंत्री जी अभी तक हिमाचल में 15 मीटिंग कर चुके थे अभी तक, लेकिन कर्नाटक में कदम नहीं रखा, कभी तमिलनाडु और कभी केरला में है। प्रधानमंत्री जी अभी तक कर्नाटका में उतरे नहीं है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि उनके उतरने से एंटी इनकम्बेंसी और इतने सर्वे जो भाजपा को बिल्कुल 40 सीट तक सीमित करते हुए दिख रहे हैं, वो जीत के आंकड़ा कैसे पार करेंगे। सभी सर्वे ने कह दिया एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है। भ्रष्टाचार इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा, 40% भ्रष्ट भाजपा बेईमान बोमई सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन है ईश्वरप्पा जी, जिनसे प्रधानमंत्री जी ने फोन पे बात की? वो ईश्वरप्पा जी बकायदा अपने ही एक कार्यकर्ता द्वारा आरोप लगाया कि 40% कमीशन मांग रहे थे, और उसने अपने आत्महत्या, अपने पत्र में, सुसाइड नोट में ईश्वरप्पा जो मंत्री थे उनका नाम लिया, उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी चोरी छुपे फोन करते हैं, वो उसका वीडियो बनाकर खुद ईश्वरप्पा जी वायरल कर देते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई भी जो है वो परहेज नहीं है, और वो ईश्वरप्पा से कैंपेन करने को कहते हैं। और ईश्वरप्पा जी जब कैंपेन में कूदते हैं तो वो भी जाति और धर्मों के ऊपर हमला करते हैं, ना कि अपने मंत्री पद में रहते हुए क्या काम किए विकास के कर्नाटका के लोगों के लिए बताते हैं, नहीं बता पा रहे। आज अमित शाह जी भी वही खेल कर रहे हैं। देश पूछ रहा है, फिर मैं बता रही हूँ, 14 मार्च 2023 को पार्लियामेंट में जब SC/ST का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में 14 मार्च 2023 को उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्यों आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर ठीक है, ये आरक्षण वाली चीज पर हम आते हैं जी, इसकी टेक्निकलिटीज पे आते हैं। लेकिन नागराजन सुंदरम साहब जुड़ गए, थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन मैं एक सवाल बड़ा लेके उनके पास जाता हूं। नागराजन साहब, थोड़ी डिबेट निकल गई आपके आते, लेकिन करप्शन बनाम आरक्षण, अब ये मोटी मोटी लड़ाई दिख रही है। किस पार्टी पे इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि ये क्लवर मूव है। ये उन लोगों को ये क्या कहें, पोलराइजेशन में भी फायदा मिलेगा इसमें। और ये दो समुदाय के बीच में हर पार्टी खेलती है। पिछली जो इलेक्शन के समय 2013 के इलेक्शन के समय या 18 के इलेक्शन के समय सिद्धरामैया जी भी लिंगायत को अलग रिलीजन बता के किया था, फिर स्टेट के लिए अलग फ्लैग होना चाहिए करके किया था। ये सब करेंगे, लेकिन इस बार जो बीजेपी ने किया है, जो 4% हटाकर उसको वो कलिगा और लिंगायत को देने के लिए जो कदम उठाए हैं ना, उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलने का है। लेकिन जमीनी स्तर पर उसको किस तरह ले जाने में समर्थ है वो तो मुझे मालूम नहीं है। यदि वो जनता के बीच में उसको ले गए हैं तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। और कांग्रेस इसको यदि हम आएंगे तो उसको दोबारा लाएंगे, उसको वी विल रिवोक दैट करके इसको नेगेटिव इम्पैक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा जी। और जो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरक्षण या 40% आरक्षण वाला आरोप है, किसका आरक्षण?
वो कमीशन जी 40% कमीशन तो वो मुद्दा बुना नहीं पाए मेरे ख्याल में, क्योंकि करप्शन का मुद्दा छोड़कर वो नंदिनी के पीछे चले गए। वो लोग नंदिनी अमूल के पीछे चले गए। करप्शन का मुद्दा था पहले, वो 3-4 महीने पहले था, 6 महीने पहले था, वो जब ये ईश्वरप्पा का विषय आया था उस समय था, लेकिन वो ठीक तरह से बुना नहीं पाए। चुनाव क्या है, अपनी तरफ जो किसी तरफ ले जाता है वो जमीनी वो अंडरकरंट को देखने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा उसका। लेकिन ये करप्शन का मुद्दा इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे करप्शन का मुद्दा इतना ज्यादा नहीं है और आरक्षण के मुद्दे का फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जो एक और जिस सवाल का जिक्र मैंने किया ग्रोवर साहब अभी, अब मैं आपसे एज विश्लेषक के पूछना चाहूंगा, एज पत्रकार, कि जिस तरीके से जो बड़े नेता नाराज होकर गए हैं बीजेपी से, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, लिंगायत नेता, क्या ग्राउंड पर बीजेपी को उसका नुकसान होगा? अभी संकीर्णा साहब ने बताया कि उन्होंने उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग थी उनकी पार्टी के अंदर, क्या क्या उन्होंने सोचा, लेकिन क्या ग्राउंड पर उसका रिएक्शन होगा? देखिए, जहां तक जगदीश शेट्टर की अगर बात की जाए तो ये कहना शायद गलत होगा कि पार्टी ने उन्हें क्या क्या दिया। अगर मैं जब से जगदीश शेट्टर को जानता हूं, या जब वो और येडियुरप्पा, अनंत कुमार जो फाउंडर्स ऑफ द पार्टी थे 90s में, ये ध्यान रहे कि पहले मेयर जो जनसंघ के बने थे वो जगदीश शेट्टर के पिता थे, और वो बचपन से ही संघ के साथ उनके संबंध जो है बहुत अच्छे रहे। मैं भी आजकल के जो नेता हैं शायद उनके पास्ट के बारे में नहीं जानते कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, लेकिन उनका और लक्ष्मण सावदी की जो होल्ड है, ये मानना होगा कि कम से कम नहीं तो 25-30 सीट में उनका इन्फ्लुएंस काफी चलता है, और ये चीज कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ हद तक उस क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकती है। जगदीश शेट्टर इज अ सॉफ्ट स्पोकन मैन, शायद उतने वोकल नहीं है वो कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ इम्पैक्ट कर सके, लेकिन लक्ष्मण सावदी is known to be a kind of firebrand in his community and the community stands by him. तो वो उनका असर शायद जरूर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखने को मिलेगा और वो इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन जहां अभी नागराज साहब कह रहे थे करप्शन का इशू और उतना इम्पैक्ट नहीं है, कल भी जिस तरह का एक इंसिडेंट हुआ कि बीबीएमपी के एक ऑफिसर के घर से इतना कुछ कैश निकला, और जिस तरह से और लोकायुक्ता की इंक्वायरीज चल रही हैं, और आप इस चुनाव में देखिए कि अब तक 250 करोड़ रुपया चुनाव आयोग सीज कर चुका है इन कैश और काइंड और लिकर। तो ये चीज साफ तौर से दिखाते हैं कि मनी प्लेज अ बिग गेम, और इस बड़े खेल में ऐसा क्यों है कि मतलब इसको मुद्दा नहीं मान रहे। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि भले ही आरक्षण राजनेताओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जहां नौकरी नहीं है वहां पर शायद बहुत कम लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या जितने भी है उनकी कंट्रीब्यूशन या परसेंटेज गेट गवर्नमेंट जॉब्स 1% भी जनसंख्या नहीं होती है। तो इसमें जमीनी हकीकत साइकोलॉजिकली जरूर मैसेजिंग गई है, लेकिन बेनिफिट और लॉस शायद इतना बड़ा नहीं होगा। फिर भी इस मुद्दे को पूरी तरह से पॉलिटिकली इनकैश करने की कोशिश की जा रही है, और मैं मानता हूं कि जो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की, जो गए हैं छोड़ के उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर जमीनी नेता, जगदीश शेट्टर 46 ईयर्स से जनसंघ और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये चीज शायद उनके साथ इस तरह का अगर एक स्टेटमेंट्स आती है तो उनको तो तकलीफ होगी, उनके साथ साथ उनके समर्थक या उनके नहीं साथ तो यहाँ पर ग्रोवर साहब, तो ये बात तो पार्टी समझ भी रही होगी कि उनका क्या महत्व है, या वो कितने पुराने हैं, या उनका तो कौन सा ऐसा गणित या कौन सा ऐसा हिसाब होगा जिसकी वजह से, वरना तो ये तो सीधी नुकसान वाली बात है, और कोई पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी। मैं आता हूं आपके पास संकीर्णा साहब। जनता पार्टी में जो नया एक्सपेरिमेंट, मैं आ रहा हूं, ये सवाल ग्रोवर जी से ही था, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी ग्रोवर साहब, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी हाँ, बोलिए। जी मैं यही कह रहा था कि अगर आप जो कह रहे हैं कि नुकसान होगा, तो कोई भी पार्टी कुछ तो सोचेगी कि हाँ इतना पुराना नेता है और लिंगायत से आता है, और अगर ऐसा उनको समझ में आ रहा है तो फिर वो डिसीजन मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? देखिए, जहां तक पार्टी की बात की जाए तो ये
जो हमारी कई नेताओं से बात हुई है, तो साफ तौर से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और खुद पार्टी के अंदर इसको लेकर के चर्चा हुई थी। यही कारण है कि नए कैंडिडेट्स उतारे गए, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज में 72 न्यू कैंडिडेट्स आर देयर, वो और फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कुछ नेता जो परफॉर्म नहीं कर पाए, भले ही जो केंद्र बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशंस थी या स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि किस तरह से वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो वो नहीं था। लेकिन खास तौर से एक चीज जो साफ तौर से अभी दिख रही है कि लिंगायत वोट के शिफ्ट होने के संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे। जिस तरह से येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया था और फिर चुनाव से कुछ दिन पहले येदियुरप्पा को फिर मनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद में जिस तरह का ट्रीटमेंट येदियुरप्पा के साथ भी हुआ कि उनको अपने बेटे की सीट के लिए भी अनुमति नहीं थी। वो शख्स जिसने की पार्टी को यहाँ पर दक्षिण भारत में पहली बीजेपी सरकार दी, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, तो कहीं ना कहीं लिंगायत वोट के शिफ्ट होने का खतरा नजर आ रहा था। और स्ट्रैटेजिकली बीजेपी ने एक अच्छा काम जो किया है कि वह अपनी जो डिपेंडेंस ऑन लिंगायत वोट थी उससे अलग शिफ्ट किया। हमने जिस तरह से देखा, अमित शाह ने मंड्या में कैंप किया, अमूल और जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है उनके साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो खास तौर से वो समझ रहे थे कि जो नुकसान उन्हें कई क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी से होने वाला है वो उसको कहीं और फिल करना चाहते हैं। तो जो दलित आउटरीच थी, जो ओबीसी आउटरीच है, जो वकीलिका आउटरीच है, दीज हैव बीन मास्टर स्ट्रोक्स, एंड इसीलिए शायद उनको चाणक्य कहते हैं पार्टी के अंदर, कि उन्होंने भांप लिया था कि शायद लिंगायत डिपेंडेंस जो है पार्टी को ग्रो नहीं होने देगी, क्योंकि जब तक लिंगायत डिपेंडेंस रहेगी, कमान जो है वो येदियुरप्पा के हाथ में रहेगी और दिल्ली के हाथ में नहीं रहेगी। तो यही कारण है, माना जा रहा है कि जो डिवाइड बिटवीन द स्टेट बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी वो यहाँ पर ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरा का पूरा शिफ्ट है, पूरा चेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं। सुंदरम साहब, आपके पास आ रहा हूं कि क्या ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है कि आप एक लिंगायत वाले जो समीकरण है उसको तोड़ के, हालांकि इसे चांस लेना भी कहेंगे, लेकिन एक सोचा समझा कैलकुलेटेड मैथोडिकल चांस है कि आप उस शिफ्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो भी है। हमेशा क्या है, हमारे पास तो ये किस जाति का कितना परसेंटेज है वो ठीक से उसका आंकड़ा नहीं। वी जस्ट एक्चुअली टॉस अराउंड द फिगर्स ऑफ 16%, 17% लिंगायत, 14% वकलिका। वो ठीक नहीं है। ये किसी भी पार्टी वो एक जाति के ऊपर पूरा निर्भर करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोर हो सकते हैं। जैसे कि 14% वकलिगा है, जेडीएस को आप वकलिगा का पार्टी कह नहीं सकते हैं, उनका कोर वकलिगा है, लेकिन जेडीएस इज द पार्टी ऑफ फार्मर्स, वो पीजेंट्स का पार्टी है। उस इलाके में जो कंटिन्यूअसली जो बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है, साउथ कर्नाटका का है, इसलिए बीजेपी भी वो कई जगह ऐसा एक्सपेरिमेंट, हरियाणा में देखिए, वो जाटों के पीछे नहीं चले, वो कोई पंजाबी बनिया को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर दोबारा भी उन्होंने किया है उसको। और यूपी में भी जो अदर ओबीसी है, जो यादव को छोड़कर बाकी है, उसको वो एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए कि हर एक पार्टी अपना जो जनाधार है उसको ये एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लूं उससे पहले मैं सेम सवाल के साथ खालिद जी, मैं अलका जी और संगीता साहब आप दोनों के पास तो खैर विस्तार से फिर से आऊंगा, लेकिन खालिद साहब, ये जो जिस शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, आपका ट्रैकर क्या कहता है कि क्या ये जो जाति का समीकरण है, लिंगायत का समीकरण है, अन्य जातियों का समीकरण है, उसको बीजेपी ने अपनी लिस्ट में अच्छी तरह से देखा है, समझा है और फिर इस निर्णय पे पहुंचे, क्योंकि जानते वो भी हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो छिटक सकता है व्यक्ति, दूसरी तरफ जा सकता है? जी देखिए, जाहिर सी बात है उन्होंने देख लिया होगा, और येदियुरप्पा बीजेपी के सबसे बड़े वहां पे लीडर रहे हैं, और येदियुरप्पा ये पहला इलेक्शन है जिसमें कि इलेक्शंस में वो सेंटर स्टेज में नहीं है, और येदियुरप्पा की क्या अहमियत है वो ये जान चुके थे 2013 में, जब उन्होंने अपनी पार्टी से अलग होकर के एक अपनी पार्टी बना ली थी और बीजेपी कोलैप्स कर गई थी। तो येदियुरप्पा अब सेंटर स्टेज में नहीं है, जिस तरह उनको साइडलाइन किया गया है,
तो ये समझ गए थे बीजेपी वाले कि लिंगायत वोट जो है शायद हमारे पास से खिसकेगा, तो वो अपनी उन्होंने स्ट्रेटजी जो ब्रॉड बेस करने की जो है अपने वोटर्स को या वोट बेस को जो है ब्रॉड बेस करने की उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई। जैसा कि अभी नागराजन सुंदरम जी कह रहे थे और ग्रोवर साहब कह रहे थे कि अमित शाह ने ये देख लिया था, तो इसीलिए उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज में भी जो है रीच आउट करने की कोशिश की है। जी, लेकिन वो रीच आउट क्या इस चीज की भरपाई कर पाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा और इसके बाद इसी बड़े अहम सवाल के साथ आएंगे कि आखिर जो भी कुछ आप समीकरण लगा रहे हैं, जो भी आप हिसाब किताब लगा रहे हैं, वो फाइनली एक चुनाव में जीत के लिए है, लेकिन वो समीकरण कितने सही बैठेंगे, कितने सही नहीं बैठेंगे, वो चुनाव के बाद पता चलता है। लेकिन एक मोटी आउटलाइन आपको जरूर यहाँ पता चलती है, आरक्षण और दूसरा उसके सामने करप्शन। ये दो मुद्दे अहम है, लेकिन अंदर के जोड़ घटाव भी काफी मायने रखते हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही कर्नाटक की और अब हम बहस के अंतिम हिस्से में, तो सबसे थोड़े से क्विक आंसर्स चाहेंगे। डिटेल में काफी बातचीत हुई, तो चलिए मैं संकीर्ता साहब आपके पास आता हूं। देखिए, एक तो ये बात हो गई कि किस तरीके से आपकी पार्टी ने अभी अभी मुद्दा उठाया आरक्षण का। अब आपके एक बड़े नेता का बयान भी है कि मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है उनको। क्या ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बयान नहीं है या थोड़ा सा हर्ट करने वाला बयान नहीं है? नहीं, देखिए वो बात तो गलत है, वो मैं नहीं मानो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड में वो नहीं है। हम इंक्लूसिवनेस जब बातें करते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ही बात करते हैं और उसको ही प्रैक्टिस हम करेंगे। जब तक हमारा 224 सीट्स का आप एक सोशल इंजीनियरिंग देखें तो हमने 67 लिंगायत लोगों को टिकट दिए, 42 वोकलिगा लोगों को टिकट दिए, 52 ओबीसी, 30 एससी और 16 एसटी सीटों को लोगों को हमने टिकट दिए अब इस बार चुनाव लड़ने के लिए। पूरा लेकर 72 नया फेसेस भी दिए, उसमें पूरा इकट्ठा होकर 72 फेस दिए। ये है सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी का। और जब तक लिंगायतों को सवाल आता है, बार बार लिंगायतों का इंसल्ट करने का काम कांग्रेस इससे नहीं पिछले 50 साल से कर रहे हैं। जब राहुल गांधी पैदा होने के बाद जब 50 साल में कांग्रेस का एक ही लिंगायत मुख्यमंत्री बने थे, वीरेंद्र पाटिल जी। तो वीरेंद्र पाटिल जी को इसको कैसे निकाला सभी कर्नाटक का लोग जानते हैं। ये है इन लोगों का सवाल। लेकिन जब तक कांग्रेस का सवाल आता है, वो एक माननीय डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसका नामांकन का ही गारंटी नहीं था एक थोड़ी दिन से पहले, लेकिन एक फ्री बीस का गारंटी इसका घोषणा कर रहे हैं। 2000 हर महिलाओं को देगा, 200 यूनिट करंट देगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, इसको करने में कब तकरीबन 1 लाख करोड़ का बजट हमको एक्सेस होता है। हमारा कर्नाटक सरकार का 103 लाख का बजट में 1/3 ऑफ द पोर्शन विल गो टू फ्री बीस। जो कांग्रेस घोषणा कर रहे हैं वो फ्री बीस के लिए जाता है। इसका पैसा क्रोडीकरण करने में वो कैसा करेगा? कैसा राजस्थान का मॉडल फॉलो करेगा या कोई छत्तीसगढ़ का मॉडल फॉलो करेगा? राजस्थान में वो किसान का कर्जा माफ तो छोड़ दो, 22,000 किसानों का जो जमीन थे वो कर्जा नहीं भरा था, उसको कब्जा करने का काम किया है। ऐसा है कांग्रेस का जो डबल स्टैंडर्ड है। इसके बारे में कांग्रेस उसको ही प्रश्न लेके लोगों के पास क्या जानना चाहते हैं? 2013 से 2018 सत्ता में थे, चलिए, लेकिन वो लोग के बात करने के बाद वो हार गए। कांग्रेस इज पॉलिटिकली रिजेक्टेड इन कर्नाटका। चलो जवाब लेते हैं अलका लांबा जी। नहीं, इनका दावा है हम सबको लेकर चलते हैं। इनसे पूछिए, आज प्रधानमंत्री जी केरल में है और ईसाई समुदाय के बीच में है। कितने ईसाइयों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने मुस्लिम्स को इन्होंने टिकट दिया है। ये सबकी बात करते हैं, पर ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में मिले अधिकारों से लोगों को वंचित रखकर ये सोचते हैं कि हम दूसरे समुदाय के लोगों को खुश कर लेंगे, ये कहकर कि हमने देखिए अल्पसंख्यकों को दबा दिया, उनका हक मार लिया, आरक्षण ले लिया, टिकट नहीं दिया है, अब हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए। जिस नेता ने आज कहा, ईश्वरप्पा जी ने, कि हमें इनका वोट भी नहीं चाहिए, हमने इसको एक टिकट भी नहीं दिया, दूसरे लोग ताली बजाएं और इसी बात पे इनको वोट दे दे, होगा नहीं। 1989 से अभी 2023 में पिछले 7 चुनाव हुए कर्नाटका में, और आप देखेंगे वोट परसेंटेज में कांग्रेस 1 नंबर पर रही, भाजपा हमेशा पिछड़ा रहा। ये दिखाता है कि जो कर्नाटक के लोगों का स्वभाव है, नेचर है, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, शांति प्यार भाईचारे वाला है, बराबरी वाला है।
हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरह से सुंदरम जी ने कहा, किसका कितना आरक्षण मिलना चाहिए इसकी हमारे पास नहीं है कोई जानकारी, इसीलिए हम जाति आधार जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे भाजपा भाग रही है। क्योंकि जाति जनगणना हो गया तो भाजपा की मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। जो ये जी, और जो फ्रीबीज का आरोप आप पे लगा रहे हैं, नहीं, फ्री बीज मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी दावा करते कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, हमने इतने करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगा दिया है, तो ये क्या है? ये फ्री बी है या नहीं? जब देश में महंगाई की मार होगी, बेरोजगारी की मार होगी, ऐसे में अगर सरकारी खजाने की 40% कमीशन खोर सरकार का भ्रष्टाचार रोककर वो खजाना, वो पैसा जो करदाताओं का है, कर्नाटक के लोगों का है, महंगाई बेरोजगारी में राहत में उनको दिया जाता है, तो भाजपा को मिर्ची लगती है, फ्री बी का नाम दे देते हैं। और वही करोड़ों रुपया जब प्रधानमंत्री जी अपने जहाज पर, अपने आवास पर करोड़ों रुपया फूंक देते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बने बने पार्लियामेंट को हटाकर नया एक पार्लियामेंट खड़ा कर दिया गया, तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है? कांग्रेस सोचती है कि ये जो पैसा है उस पर पूंजीपति मित्रों को मोडानी मॉडल पर करोड़ों रुपया फूंक दिया गया बैंकों का, पर किसानों। ठीक है संगीता जी, क्विक रिप्लाई। ये अब तक उन्होंने 1 लाख करोड़ कैसा इकट्ठा करते हैं, कैसा क्रोडीकरण करते हैं, उसका जवाब नहीं है। लेकिन वो फ्री बी जो प्रॉमिसेस है, वो कांग्रेस, राहुल गांधी जब कर्नाटक में आए उसको क्लियर कर दिया, एक ट्रेलर, प्री पोल ट्रेलर दिया। उसमें क्या किया, जब कांग्रेस 150 सीट जीते हैं हम सभी फ्री बी देंगे, 150 सीट नहीं जीतने वाले हैं वो फ्री बीज नहीं देने वाली है। कांग्रेस को सिर्फ वोटर्स को बेवकूफ करना, यही सालों से कांग्रेस करता आ रहे, ये कर रहे। लेकिन जब तक फूड सिक्योरिटी बिल का बात आता है और महंगाई का बात किया, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने महंगाई का बात किया, महंगाई 5.8 से 6% जो वर्ल्ड बैंक ने जो प्रिस्क्राइब रेट है उसका ही इसमें किया है। कांग्रेस के बारे में 12-13% तक गए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कर्नाटक, जब तक कर्नाटका का सवाल आता है, कर्नाटका में फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, हमारा बजट को हम इस बार बोम्माई का नेतृत्व में रेवेन्यू सरप्लस बजट दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका रेवेन्यू सरप्लस बजट बोम्माई सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने दिए हैं। आप फ्री बीज बोल के 4.5 साल हो गए राजस्थान में फ्री बीज का घोषण करके, सभी घोषण करके, अब तक आपका कोई उसके बारे में मुंह छुपा के क्यों बैठ रहे हैं? और कर्नाटक में आते हैं, कर्नाटक में फ्री बिल्स का आप प्रॉमिस कर रहे हैं। 1 लाख करोड़, एक छोटा मामला नहीं है, 1 लाख करोड़ का एडिशनल बर्डन होगा। क्या लोगों का डीजल के ऊपर लगाएंगे आप सेस? लोगों का हक है। में किया, ऐसा करेगा क्या? ऐसा करने के लिए क्यों? लोगों को रोजगार देने का, लोगों का स्व उद्योग देने के लिए, लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं आपके पास। कर्नाटका के लिए एक भी मुद्दा नहीं, एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। कर्नाटका के लिए 9 साल में 18 करोड़ नौकरी में आप ऐसा बजट। चलिए, ये हमारे पार्टी प्रवक्ताओं के लिए ओपन फील्ड थी। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, अब किसने कितनी सुनी, मुझे भी पूरी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है जब दोनों एक साथ बोलते हैं। एनीवेज, आप क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, ग्रोवर साहब, एक जेडीएस जिसका तो नाम भी हमने नहीं लिया, एक साइलेंट प्लेयर के तौर पर है, क्या उसका कोई रोल लेने वाला है चुनाव में? अगर रहता है तो किसके बेनिफिट में जाए? विपिन, जहां तक जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस हैज बीन वेरी साइलेंटली कैंपेनिंग पिछले 6 महीने से। एच.डी. कुमार स्वामी शायद पहले शख्स थे जिन्होंने की राज्य का दौरा शुरू किया था। और एक चीज जो वोकलिगा नेताओं से बात करने के बाद समझ आता है कि कहीं ना कहीं वोकलिगा समाज इस बार कंसोलिडेशन करने के मूड में है। उनको लगता है कि सबसे बड़ा एक समाज होने के या कास्ट होने के बावजूद उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो इस बार अगर वोकलिगा समाज में जिस तरह की चर्चा हो रही है कि वे जिस तरह से लिंगायत कलेक्टिवली वोट करते हैं, कि अगर वोकलिगास भी कलेक्टिवली वोट करते हैं तो कुमार स्वामी का सिक्का या तो हेड होगा या टेल होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वे डीके शिव कुमार को प्रेफर करके उनके साथ अगर जाते हैं तो शायद जेडीएस जो है वह 20-25 सीट तक सिमट जाएगी। अगर वे एच.डी. कुमार स्वामी के साथ खड़े होते हैं तो एच.डी. कुमार स्वामी जो है वे 40 से 50 सीटों के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली वे एक वोकलिगा पार्टी की तरह ही माना जाती है। और जिस तरह से वो माइनॉरिटी आउटरीच कर रहे हैं तो वो एक किंग मेकर तो जरूर है, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं जो किंग मेकर होने के बाद खुद किंग बनना चाहते हैं। तो जिस तरह के आंकड़न लग रहे हैं, साफ तौर से ये लगता है कि इट विल बी जेडीएस व्हिच विल डिसाइड
कि वे किसके साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाना चाहेगी। और संकेत यह है कि बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में जेडीएस एंड बीजेपी, इफ दे कम टुगेदर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है सुंदरम साहब, इस पे आपका टेक क्विकली। 2-3 चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस ने कह रही है अभी तो ये कास्टों का जो सर्वे करना चाहिए, सेंसस लेना चाहिए। कांग्रेस को 77 से लेकर 12 साल लग गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया था, तब नहीं आया था क्या उनको? और 10 साल 2004 से 2009 तक थे, तब नहीं आया था क्या उनको मन में? ये कितना पॉपुलेशन है उनका, उतना हक होना चाहिए करके वो नहीं किया है ना उन्हें। इलेक्शन का मुद्दा होता है ये सब, लेकिन लोग इसको ज्यादा जी ठीक है, वो क्योंकि अब समय कम। जेडीएस वाला पॉइंट सर, जेडीएस का जेडीएस क्या है? जेडीएस पिछले 5 चुनावों में 2004 में वो 58 सीट्स लिए थे, उसके बाद 30 या 35 और 37 लिए थे पिछले चुनाव में। 37 वो पिछले चुनाव 37 में लगभग 80% सीटें ये मैसूरू रीजन से, ओल्ड मैसूरू रीजन से आया है उनको। उन लोगों को अभी इस बार मुझे अभी माना है 25 सीट तक मिल सकता है उनको। आप लीजिए मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में हमेशा कांग्रेस शायद रहा है, 2008 सीट जीती है मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में। जेडीएस केवल पिछली बार 2018 में 5 सीट जीती है। उनका गढ़ है हसन और मांड्या है और रामनगरम, ये तीनों जगह से ही उनको ज्यादा सीटें मिलती है। बाकी इक्का दुक्का इधर उधर, और बेंगलुरु सिटी में 1 से 3 सीट के अंदर ही मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब सर क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है, खालिद साहब आपका लेटेस्ट ट्रैकर का नंबर आपने नहीं दिया। सर वो लेटेस्ट ट्रैकर का नंबर है, बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है, इज लाइकली टू फॉर्म गवर्नमेंट। मोटा मोटी मैं आपको ये बता दूं 106 से 117 के आसपास जो है तकरीबन जो है कांग्रेस की सीट्स रहेंगी, और 78 से 90 के आसपास जो है बीजेपी की सीट्स रहेंगी, और 25 से 30 के आसपास जो है जेडीएस की रहेंगी। तो मोस्ट लाइकली ये है कि अगर जेडीएस की सीट्स ऊपर जाती है 30 से ऊपर, देन द चांसेस आर देयर फॉर ए हंग असेंबली। लेकिन जो है मोटा मोटी ये दिख रहा है कि बीजेपी इज इन ट्रबल, इट्स फेसिंग स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का थोड़ा परेशानी का बीजेपी के लिए मामला है, और कांग्रेस के लिए चांसेस अच्छे हैं कि वो हुकूमत में आ सकती है। ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी हमेशा थर्ड रहती है। मेन जो जेडीएस का गढ़ है वो ओल्ड मैसूरू रीजन है, तो वहां पे देखना होगा कांग्रेस और जेडीएस में कौन बाजी मारता है। तो जो भी इस रीजन में ज्यादा बेहतर करेगा उसी हिसाब से ये रहेगा कि क्लियर मेजॉरिटी रहेगी या एसडी कुमारस्वामी किंग मेकर बनने की ट्विटर वाला मुद्दा सही हो गया ना, क्योंकि वो जब से ब्लू टिक का चक्कर हुआ है, कल कोई आपका ब्लू टिक लेके और आपका सी वोटर का कुछ अलग ही गणित लेके चला गया था, और उसको कांग्रेस ने रीट्वीट भी कर दिया था। सर ये हो सकता है, ये अपना चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो है, हमारा जो डाटा वो जो टीवी पे चले आप उसी को मानिए। जो अभी हमारा लास्ट चला था एबीपी पे, वही हमारा वो ऑथेंटिक वो है, और लेटेस्ट अपना टीवी कन्नड़ा पे। बाकी आप जो है इधर उधर जो कोई दिखाते रहेंगे, वो फेक न्यूज वगैरह काफी चलेगा सर कि किसका क्या बन रहा है। ट्विटर में काफी खेल हो गया, क्योंकि ब्लू टिक का टीवी पे हो गया है, इसलिए मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है जी, चलिए समय हो गया समाप्त। तो यहां पर जो भी हो, अभी ट्रैकर कुछ कह रहा है, तमाम अपनी अपनी पार्टियों के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने समीकरण हैं और अपने गणित हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, और एक्सपर्ट ने हमें बात बताई कि भाई क्या कुछ ग्राउंड पर हो सकता है और उसमें जेडीएस का रोल क्या हो सकता है। अब चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, 10 तारीख को वोट पड़ने हैं। क्या फैसला करती है कर्नाटक की जनता? क्या पुराने ढर्रे पर ही जाती है, या फिर इस बार जो नए समीकरण उभर कर आ रहे हैं वो अपना कोई रोल प्ले करते हैं? ये तो थोड़ा चुनाव के बाद ही पता चलता है, क्योंकि यहां हम बैठ के गैस नहीं कर सकते। लेकिन आगे आखिरी जो अंतिम चीज है वो जनता के हाथ में। आप सभी महानुभावों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।